अभी समझ जाओ वरना जिंदगी थप्पड़ मारेगी तो संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। पति पत्नी के दिल छू जाने वाली कहानी। देखो जान, अब मुझसे नौकरानी बनकर नहीं रहा जाता। मैंने ना तो तुम्हारी माँ का ठेका ले रखा है और ना ही तुम्हारे भाई का। ना तो मैं इतना खाना बना सकती हूँ और ना ही झाड़ू पोछा कर सकती हूँ। रिया गुस्से में चिल्ला रही थी। रवि ने उसका हाथ थामा और कहा, मेरी जान थक गई होगी ना, चिंता मत करो। कुछ ही दिन में छोटे की शादी होने वाली है। उसकी पत्नी आएगी तो तुम्हारा काम में हाथ बटाएगी। वैसे हमारी नौकरानी कहाँ गई? रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, उसे काम ज्यादा हो गया था तो हमारे घर का काम छोड़ दिया है। ये नौकरानियों के भी ना बड़े नखरे होते हैं। जान तुम गुस्सा ना करो, आओ यहाँ बैठ जाओ, मैं माँ से बात करता हूँ। अभी बात करो माँ से। हाँ बाबा अभी करता हूँ, तुम शांत हो जाओ। अच्छा सुनो, आज डिनर करने बाहर जाते हैं, ठीक है? तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। रवि की बात सुनकर रिया मुस्कुराई ओके और खामोश हो गई। रवि माँ के पास जाता है। माँ मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ लल्ला बताओ क्या हुआ? माँ वो एक्चुअली बात यह है कि हाँ बेटा बोलो क्या बात है। माँ रिया कह रही थी कि वो घर के काम करके थक जाती है। उससे इतने ज़्यादा काम नहीं होते, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े, ये सब नहीं होता उससे। नहीं बेटा, बर्तन और कपड़े तो मैं कर लेती हूँ किसी तरह से। हाँ झाड़ू पोछा मुझसे नहीं होता, मेरी कमर में दर्द होता है, इसलिए झाड़ू पोछा और खाना बहू कर लेती है। जब से नौकरानी चली गई है तब से बहू का काम में हाथ तो मैं बटाती हूँ। झाड़ू पोछा और खाना बनाना इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है ना बेटा, इतना तो करना ही चाहिए। खैर अब क्या हो जाए, अगर उसे काम करना पसंद नहीं तो ठीक है, रहने देते हैं। लेकिन तुम ही बताओ गुजारा कैसे होगा? कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। ये थकन भरी जिंदगी का सफ़र और बाकी है बेटा। बेटा रिश्तों से इंसान कभी नहीं थकता, ये तो हमारी सोच होती है जो हमें थका देती है। बेटे मैंने कभी तुम्हारी पत्नी पर कोई हुक्म नहीं चलाया कि वो कोई काम करे, लेकिन एक वक्त था जब मैं ब्याह कर आई थी ना, तो मिट्टी का मकान था, 10 भैंसें थी, सिर्फ 20 साल की थी मैं भी अपने माता पिता की बड़ी लाडली थी। लेकिन ससुराल आकर तेरे पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चली हूँ। सासू माँ के ताने भी सुने हैं मगर कभी उफ तक ना की, क्योंकि तुम्हारी दादी जो भी कहती थी मेरी भलाई के लिए कहती थी। उनकी बातों के कारण ही मैं इस घर को इतने सालों तक संजोए रखी हूँ। उस समय अगर मैं भी कहती हाय मैं बहुत थक गई हूँ तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। खैर तुम्हारी पत्नी की मर्जी है, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। लेकिन याद रखना ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, सबका सामना करने के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है बेटा। बस इतने में ही थक गए तो उन मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे? तेरे भाई को काम से आ जाने दे, मैं उससे बात करती हूँ। एक बार छोटे की शादी हो जाने दे, मैं घर का बंटवारा किए देती हूँ। तू अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाओ। उतने में रिया आ गई। चलिए ना रवि, बहुत टाइम हो गया है। माँ ने प्यार से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? रवि ने कहा, माँ मैंने रिया से वादा किया था कि आज मैं उसे डिनर के लिए बाहर लेकर जाऊंगा। अच्छा रिया बेटा, पहले बता देती तो मैं रात के खाने की तैयारी कर लेती। मुझे लगा कि तुमने अब तक तैयारी कर ली होगी। खैर कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, मैं खाना बना लूंगी। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, खाना ऑर्डर किया। रिया खाना खाते हुए पूछने लगी, माँ से बात की ना? क्या कहा माँ ने? रवि मुस्कुरा कर बोला, हाँ मेरी जान, बात कर ली है। माँ ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाओ। ठीक ही तो कहा माँ ने। वैसे हम कब अलग हो रहे हैं जान? बस थोड़ा सा सब्र कर लो, छोटे की शादी होते ही हम अलग हो जाएंगे। मतलब पूरा 1 महीना मुझे ऐसे ही काम करना पड़ेगा। ओह जान, बस 1 महीने की तो बात है, प्लीज़ मेरे लिए। ठीक है, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। हम जहाँ रहते हैं ना वहीं कमरा हम ले लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा भी है। ओके बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। दोनों ने खाना खाया और घर चले गए। दूसरे दिन माँ ने छोटे के सामने बंटवारे की बात रखी। रवि और रिया को भी बाहर बुलाया। रवि के छोटे भाई ने कहा, माँ भाभी कोई काम ना करे तो चलेगा, लेकिन प्लीज़ घर का बंटवारा तो ना करो। अभी तो मेरी शादी को 1 महीना बाकी है, शादी होते ही अलग हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? रवि की माँ रिया को समझाते हुए कहने लगी, बेटा छोटे की बात में दम तो है। फिर रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा घर के कामकाज है ही क्या, खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा और कपड़े धोना, जिसमें से बर्तन कपड़े तो मैं ही कर लेती हूँ। बस खाना बनाना और झाड़ू पोछा तुम्हारे जिम्मे में है, क्योंकि मुझसे झाड़ू पोछा नहीं होता कमर दर्द के कारण, वरना तो वो भी मैं कर लेती। मेरी बात याद रखना बेटा, औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है और घर स्वर्ग तब बनता है जब रिश्तों में प्रेम हो। अगर रिश्तों में प्रेम ना हो, आदर सम्मान ना हो, तो वो घर घर नहीं खंडहर बन जाता है। मैं ये नहीं कहती कि तुम दोनों अलग ना हो,
बस शादी के तुरंत बाद अलग हो जाएंगे तो लोग बातें बनाने लगेंगे, इसलिए कम से कम 1 साल तो साथ में रहें। सासू माँ की बात सुनकर रिया के चेहरे का रंग उड़ गया और आहिस्ता से बोली, लेकिन माँ जी मैं अलग रहना चाहती हूँ। सासू माँ ने ठंडी आह भरी ओ और कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बहू, रिश्तों से बगावत अच्छी नहीं होती। ये बंटवारा दिल पर पत्थर लेकर किया जा रहा है। अगर सब राजी खुशी अलग होते तो अच्छा रहता। मैं जानती हूँ सास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सास बहू में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती रहती है। ये तो पुराने जमानों से चला रहा है। लेकिन अगर तुम्हें और मेरे और छोटे के लिए खाना बनाने में भी तकलीफ हो रही है तो मैं अपना और छोटे का खाना भी खुद बना लिया करूँगी। बाकी तुम सिर्फ अपने पति का और अपना खाना बना लेना और अपने ही काम कर लेना। लेकिन हम सबके साथ रहोगी तो अच्छा होगा। लेकिन रिया की बस यही जिद थी कि वो अलग होना चाहती है। ठीक है बहू, मर्जी तुम्हारी, कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हमें ना कहना। छोटी की शादी होते ही बंटवारा कर दिया गया और घर के बीच एक दीवार बांध दी गई। रवि को भी इस तरह घर का बंटवारा पसंद नहीं आ रहा था, मगर पत्नी के लिए खामोश था। रिया अब खुद को आज़ाद समझने लगी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। हम ये नहीं कहते कि उसने अलग होकर कुछ गलती की हो, लेकिन रिश्ते सिर्फ खाना बनाने, झाड़ू पोछा करने तक ही तो नहीं होते। अलग होते ही रिया ने पति से फरमाइशें शुरू कर दी। रवि देखो ना जान, हमारे पास जो टीवी है वो बहुत छोटा है, मुझे बड़ा टीवी चाहिए, ला दोगे ना? रवि ने प्यार से कहा, हाँ मेरी जान, ले आऊँगा। दूसरे दिन ही बड़ा टीवी आ गया। उसके बाद 50,000 के मोबाइल की फरमाइश पूरी कर दी और फिर वॉशिंग मशीन भी आ गया। अब सारा दिन या तो मोबाइल या तो टीवी, बस बीच में उठकर एक खाना ही बनाना था, क्योंकि झाड़ू पोछा के लिए भी नौकरानी रख ली गई थी। रवि एक होटल में सीनियर वेटर का काम करता था। सारा दिन खूब मेहनत करता, लोगों और मालिकों की खरी खोटी भी सुनता और शाम को जब घर लौटता तो रिया फ़ोन पर अपने मायके वालों से बातें करने में बिजी रहती। रवि खुद ही खाना गर्म करता और खा कर सो जाता। एक दिन रिया बड़े प्यार से रवि से कहने लगी, रवि मैं तो कहूँ हमें घर बेचकर शहर चले जाना चाहिए, वहाँ कोई प्लॉट खरीद कर घर बना लेंगे। रवि बहुत थका हुआ था, कहने लगा, रिया पागलों वाली बातें ना करो, ये हमारा पुश्तैनी घर है, इसे कैसे बेच देंगे? रिया फिर से बोली, अच्छा तो फिर ऐसा करो, मुझे 2 लाख रुपए दे दो। रवि आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा, 2 लाख रुपए? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, वो मेरा भाई दुबई जा रहा है, पापा का फ़ोन आया था, वीज़ा के लिए 2 लाख कम पड़ रहे हैं। रिया की बात सुनकर रवि को गुस्सा आ गया। अरे तो मैं क्या करूं, 2 लाख कम है तो कैसे भी बंदोबस्त कर लेंगे, तुम मुझे टेंशन मत दो, मैं तो खुद परेशान हूँ। घर देखा है, दीवारें कितनी कच्ची हैं, तुमसे तो सब्र ना हुआ, पहले घर बना लेते बड़ा, उसके बाद बंटवारा हो जाता, मगर तुम्हें तो अलग होना था। अब घर बनाने के लिए पैसे जोड़ना पड़ेगा। मेरे पास पैसे होते तो मैं घर का काम ना शुरू कर देता। तुम्हारे पापा से कह दो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है तुम परेशान ना हो, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा जो सोने का हार है ना वो बेच देते हैं। मेरे पापा से बात हुई है, पापा ने कह दिया है कि जब उनके पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे नया हार बनाकर दे देंगे। रवि गुस्से से रिया की तरफ देखने लगा, तुम पागल हो गई हो, वही हार मुझे दे दो, मैं घर का काम शुरू कर देता हूँ। रिया मुंह बनाकर बैठ गई। तुम्हें तो बस अपने बारे में ही सोचना है, मेरे भाई के सपनों का क्या? वो थोड़ा सा कमा लेगा तो तुम पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। अगर यही तुम्हारा भाई पैसे मांगता तो तुम तो घर बेचकर पैसे दे देते। रवि करवट बदलता हुआ बोला, जाओ यार, जो करना है कर लो, मुझसे ना पूछो कुछ भी। दूसरे दिन रवि काम पर चला गया। रिया ने अपने भाई को बुलाया और अपने सोने का हार बेचकर 3 लाख रुपए दे दिए। कुछ दिनों बाद रवि की माँ को पता चला तो माँ बहुत गुस्सा हो गई। मेरा लल्ला दिन भर गधों की तरह काम करता है और पत्नी है कि 3 लाख का हार बेचकर मायके वालों को दे दिया। वो सोने का हार तो मैंने दिया था, कम से कम मुझसे तो पूछ लेती। इसलिए अलग रहना चाहती थी ताकि अपने मायके वालों को मेरे बेटे के पैसों पर ऐश करा सके। सासू माँ ने रिया को खूब डांट लगाई। रिया को गुस्सा आया तो कहने लगी, आपने पहनाया है तो क्या हुआ था, तो मेरा ही था ना, मैं सोने का हार बेचूं या घर बेचूं, आपको क्या लेना देना। सास बहू में खूब तकरार हुई।
छोटे बेटे ने आकर माँ को समझाया, माँ रहने दो, जब इनको अलग कर ही दिया है और जब इनको हमारी कुछ नहीं पड़ी है तो क्यों दखल देना इनकी ज़िंदगी में। भाई और माँ चले गए। शाम को जब रवि घर आया तो रिया मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। रवि, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं थक गई हूँ अब। रवि को बहुत तेज बुखार था। मेरी जान, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत गालियाँ दी, बुरा भला भी कहा। तुम्हारी माँ हमारी जासूसी करती हैं। उन्हें कैसे पता चला मैंने सोने का हार बेच दिया है? रवि परेशान होकर बोला, यार तुम जिस दुकान पर गोल्ड बेचकर आई हो ना, वो मेरा दूर का कजिन की दुकान है। वो कभी कभी आता है हमारे यहाँ, इसलिए तुम्हें नहीं पता, उसी ने बताया होगा माँ को। जो भी हो, तुम्हारी माँ को मुझे ऐसे गालियाँ देने का कोई हक नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने मायके, मुझे नहीं रहना अब यहाँ। बुखार के कारण रवि का सिर दर्द कर रहा था और बदन भी कांप रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, यार मुझे सोने दो, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बकवास। रिया का पारा और भी चढ़ गया। कहने लगी, मेरी बातें तुम्हें बकवास ही तो लगती हैं? मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ ना? बस मैं ही बुरी लगती हूँ सबको? तुम्हारी माँ ने गालियाँ दी, उसका क्या? वो तुम्हें नज़र नहीं आती? वो तुम्हें बुरी नहीं लगती, बकवास नहीं लगती? रिया रोने लगी। रवि को बहुत तेज बुखार था, वो कांपने लगा। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। रवि आहिस्ता से कहने लगा, जाओ देखो कौन है। रिया चिल्लाकर बोली, और कौन? तुम्हारी माँ ही होगी, आई होगी मेरी शिकायत करने। रवि ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ईश्वर के लिए खामोश रहोगी? खुद जैसे तैसे उठकर दरवाजा खोला तो सामने माँ ही थी। लल्ला, क्या हुआ? ये कहते हुए सर पर हाथ फेरा। अरे तुम्हारा सर तो बहुत गर्म है, क्या हुआ बेटा? कितने दिन हो गए तुम मुझसे मिलने ही नहीं आए? मेरा दिल बड़ा परेशान हो रहा था, इसलिए आ गई तुझसे मिलने। माँ की बात सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। माँ का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। क्या हुआ मेरे बच्चे? कुछ नहीं माँ, बुखार है थोड़ा। माँ ने हाथ लगाया। थोड़ा? तेरा बदन तो बहुत जल रहा है बेटा, दवाई ली या नहीं? नहीं माँ। रिया कुछ खाने को दिया या नहीं? सास का सवाल सुनकर रिया का मुंह उतर गया। क्या बताती, जब से रवि आया है तब से शिकायतें ही चल रही हैं। पानी तक ना पूछा था। हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी रवि की। रिया भी देखकर घबरा गई। माँ ने जल्दी से छोटे भाई को बुलाया और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और रवि को एडमिट कर लिया। रिया, माँ और छोटा भाई साथ ही बैठे हुए थे। रवि को सुकून चाहिए था, रिया ने तो उसकी ज़िंदगी नर्क बना दी थी। भाई ने रवि का पॉकेट चेक किया तो उसमें सिर्फ 100 ही रुपए थे। भाई ये देखकर बहुत परेशान हुआ। जब रवि ठीक हो गया तो भाई ने पैसे भर कर घर ले गया। भाई रवि के पास आकर बोला, रवि भैया क्या हो गया तुमको, क्या हालत बना रखी है? रवि खामोश रहा। दूसरे दिन ही रवि काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। घर से बाहर आया तो भाई मिल गया। रवि भैया पागल हो गए हो क्या? अभी अभी तो अस्पताल से आए हो, थोड़ा आराम कर लो। रवि परेशान होकर बोला, भाई 2 दिन बाद किस्त देनी है, अगर किस्त नहीं दूंगा तो वो घर पर आ जाएंगे। भाई ने पूछा, कैसी किस्त? रवि आहिस्ता से बोला, रिया ने नया मोबाइल लिया है 50,000 वाला, उसकी 5,000 हर महीने की किस्त है। टीवी और वॉशिंग मशीन की भी किस्तें देना बाकी हैं। ये सुनकर भाई को बहुत गुस्सा आया। रवि भैया घर देखा है अपना छत, कितनी बिगड़ गई है दीवारें, ऐसे लगता है अभी गिर जाएंगी। इसका कुछ सोचो, मोबाइल ज़रूरी था क्या? भैया मैं एक बात कहता हूँ, बुरा नहीं मानना, तलाक दे दो अपनी पत्नी को, इससे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। रवि ने आहिस्ता से कहा, कैसे दे दूं भाई, वो माँ बनने वाली है। दिन गुजरने लगे। रिया हमेशा एक ही रट लगाती, घर बेचकर शहर चले जाते हैं। रवि कहता, मैं उतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन रिया हमेशा अपनी जिद पर ही अड़ी रहती। समय ऐसे ही बीतने लगा। रिया शॉपिंग करने भी महंगी दुकानों पर जाती। सासू माँ को रिया का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर वो बहुत मुंहफट लड़की थी, इसलिए वो खामोश रहती। मगर उसे अपने बेटे की बहुत फिक्र होती थी। रिया की फरमाइशों को पूरा करते करते रवि बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। कम उम्र में ही बीपी, शुगर और दिल का मरीज बन गया था। अब उनका एक बेटा भी था। रवि को रिया पर बहुत गुस्सा आता, मगर अपने बेटे का चेहरा देखकर खामोश हो जाते। वहीं दूसरी तरफ रिया को अपने मायके वालों, अपने बहन भाइयों की बहुत फिक्र होती। रवि जो भी पैसे उसे घर खर्च करने के लिए देता, वो पैसे अपने मायके वालों पर लुटाती। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी सास, देवर और देवरानी से उतनी ही नफरत करती। रिया को ना उनका अपने घर आना पसंद नहीं था और ना ही वो उनके घर जाती थी। रवि बीमार रहने लगा, मगर रिया को उसकी जरा भी चिंता नहीं थी। ऐसे ही 8 साल गुजर गए, लेकिन रिया के झगड़े, फरमाइशें
और बेरुखी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, या यूं कहें कि फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थीं। फिर एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से रवि की माँ का देहांत हो गया, मगर रिया के चेहरे को देखकर लगता उसे इस बात का जरा भी गम नहीं था। वो अपने ही देवर के घर मेहमानों की तरह आई और मेहमानों की तरह चली गई। माँ के जाने के बाद तो भाइयों में दूरी बढ़ने लगी। अब रवि का अपने भाई के घर आना जाना भी कम हो गया। देखते ही देखते रवि के भाई ने बड़ा सा घर बना लिया, लेकिन रवि उसी छोटे घर में रहता था जिसकी दीवारें और छत कमजोर हो चुकी थीं। रवि ये सब देखकर बहुत परेशान होता और मन ही मन में चीख चीख कर रोता। वो अपने पत्नी को समझाने की आखिरी कोशिश करने लगा। रिया, देखो ना, मेरे भाई ने कितना बढ़िया घर बनाया है और हम वहीं के वहीं रह गए। अगर तुम अपने खर्चे थोड़ा सा कम कर दो तो मैं पैसा बचा बचा कर अपने लिए भी बड़ा सा घर बना लूँगा। रिया गुस्से से बोली, तुम्हारा भाई हर महीना 50,000 कमाता है और तुम सिर्फ 30,000 महीना कमाते हो, तो पैसा कैसे बचेगा? और ऊपर से तुम कह रहे हो कि मैं फिजूल खर्ची करती हूँ। रवि भी गुस्से में बोला, मैं 30,000 कमाता हूँ मगर तुम्हारा खर्च 50,000 होता है। अब तुम ही सोचो, क्या तुम फिजूल खर्ची नहीं करती? रवि की बात सुनकर रिया का पारा और भी चढ़ गया। कहने लगी, मैं तो तुमसे हमेशा से यही कहती थी कि ये घर बेचकर शहर चले जाते हैं, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। रवि को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। कितनी घटिया औरत हो तुम। ये नहीं कहती कि महंगा मोबाइल, महंगे कपड़े छोड़कर मिलकर घर को घर बनाते हैं। तुम हमेशा से बस मेरा घर बेचने की ही बात करती रही, और मुझे पता है ये घर बेचकर जो पैसा आएगा उसमें से आधा पैसा तो तुम्हारे मायके चला जाएगा और फिर जिंदगी भर किराए के घर में रहना पड़ेगा। रिया भी रवि को मुंहफट जवाब देती रही। उसे अपनी कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी। सारी गलतियों का टोकरा उसने रवि के सर पर ही फोड़ा था और साथ ही ये भी कहने लगी, तुम जो भी कमाओगे उसमें मेरा बराबर का हक है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरी फरमाइशों को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रवि कहने लगा, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? तुम बताओ, तुमने मेरा कौन सा हक पूरा किया है? जब से शादी हुई तब से मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। तुमने मेरे लिए क्या किया है? तुम वो घटिया औरत हो जिसने मुझे मेरी माँ मेरे भाई से दूर कर दिया। तुम वो घटिया औरत हो जिसकी वजह से मैं अपनी माँ को मरते समय गले भी नहीं लगा सका। तुम वो घटिया औरत हो जिसने मुझसे मेरी माँ की सेवा का हक छीन लिया। तुम वो घटिया औरत हो जिसने अपने मायके वालों को अपनी पति की कमाई खिला खिलाकर उनको तो अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, लेकिन अपने पति को कंगाल कर दिया। और देखो, मेरे घर को मैं डरता हूँ, पता नहीं कभी कच्ची दीवार है और ये छत टूटकर गिर जाएगी। तुम वो घटिया औरत हो जिसने कभी इस घर को घर समझा ही नहीं। अगर समझा होता तो आज हमारा भी पक्की दीवारों वाला घर होता। तुम्हारे ही कारण मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, जबकि मेरे भाई के बच्चे बड़ी स्कूल में पढ़ते हैं। और तुम वो घटिया औरत हो जिसने मुझे कम उम्र में ही ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल का मरीज बना दिया। अरे तुम वो गंदी औरत हो जिसके कारण मैं समय से पहले ही बूढ़ा हो गया। तुम्हारे ही कारण मैं रातों को सो नहीं पाया, बीमारी में भी गधों की तरह काम करता रहा। तुम्हारी फरमाइशों को पूरा करने के लिए न जाने क्या क्या किया। अरे मुझसे सब कुछ लूट कर तुमने अपनी बहन भाइयों को दे दिया। मेरा क्या कसूर था? यही ना कि मैंने दूसरे मर्दों की तरह तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया, तुमसे कभी झगड़ा नहीं किया, हमेशा तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाता रहा। तुम समझती रही कि मैं तुमसे डरता हूँ। अरे इज्जत करता था तुम्हारी, तुम्हें बेसहारा नहीं करना चाहता था। तुम्हें अगर मैं छोड़ दूंगा तो कहाँ दर दर भटकती फिरेगी। मगर तुम अपनी हरकतों से बाज न आई। काश कि तुम उसी में खुश रहती जितना मैं कमा कर लाता। ये महंगे कपड़े, महंगा मोबाइल और झगड़ा छोड़कर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलती। रवि ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस रिया, बहुत हो गया। अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं आज और इसी वक्त तुम्हें तलाक देता हूँ। अपने मायके वालों से बहुत प्यार है ना, तो चली जाओ हमेशा के लिए अपने मायके। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। रिया चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी, रवि ऐसा जुल्म ना करो, हमारे बेटे के बारे में तो सोचो। रवि कहने लगा, उसके बारे में सोचकर अब तक खामोश था, लेकिन अब और नहीं। रवि प्लीज मुझे माफ कर दो,
मैं अब समझ जाऊंगी, मैं बेफिजूल की फरमाइशें नहीं करूंगी। तुमसे मैं अपने मायके वालों से भी बात नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। नहीं रिया, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब और नहीं। ये कहते हुए रवि ने धक्के मारकर रिया को घर से बाहर निकाल दिया। रिया, मेरे 12 साल तुमने नरक बना दिए थे। अरे क्या क्या ना किया था तुम्हारे लिए, मगर तुमने मेरी जरा भी कदर नहीं की। रिया माफी मांगने लगी, मगर अब वक्त गुजर चुका था। 12 साल इसी आस में गुजार दिए थे कि सुधर जाएगी। रिया अपने मायके चली गई। वो जब तक भाई भाभीियों को रवि की कमाई खिलाती रही, सब उसके साथ हंसी खुशी रहते थे। लेकिन अब तलाक हो गया तो कोई पूछने को तैयार नहीं था। भाभी कहने लगी, रिया देखो, हमारा गुजारा मुश्किल से होता है, अच्छा होगा कि तुम दूसरी शादी कर लो। रिया रिश्तों को बदलते देख रही थी। सबके असली चेहरे सामने आ रहे थे। रवि ने भी दूसरी शादी कर ली थी। उसकी दूसरी पत्नी बहुत अच्छी थी, समझदार थी, पति का आदर सम्मान करने वाली थी। रवि के बेटे को भी सगी माँ की तरह प्यार करती थी। जितना भी रवि कमा कर लाता, उसमें से पैसे बचा कर रखती और पैसों को उतना ही खर्च करती जितना ज़रूरत हो। रवि उसकी भी फरमाइशें पूरी करता, मगर उसकी फरमाइशें बेफजूल की नहीं होती। देखते ही देखते 2 साल में रवि ने बड़ा घर भी बना लिया। रवि अपनी दूसरी पत्नी से बहुत खुश था। उसकी दूसरी पत्नी ने घर को स्वर्ग बना दिया था। वहीं दूसरी ओर रिया की शादी एक मजदूर से हो गई थी, जिसका पहले ही तलाक हो चुका था। वो रिया को हर रोज शराब पीकर मारता पीटता और गाली गलौज भी करता। रिया अपने किए पर बड़ा पछता रही थी कि उसने कितने अच्छे पति को खो दिया। रिया अब दिन भर घर का काम करती, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और साथ ही 20 लोगों का खाना भी बनाना पड़ता। उसके बाद भी पति गाली देकर बुलाता, खाने में ऊंच नीच हो जाए तो थप्पड़ मार देता। दिन भर काम करके अगर वो थक जाती या बीमार होती तो भी उसके पति को उसकी कोई परवाह ना होती। वो उससे अपने पांव दबाता। रिया पछतावे के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी। वो माँ बनने वाली थी। उसका पति उसे अस्पताल ले गया। देखा तो वहाँ अस्पताल में मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं। एक नर्स ने रिया को मिठाई दी। रिया ने पूछा, ये किस खुशी में है? नर्स ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज उन्हें बेटी हुई है। इस खुशी में उनके पति मिठाई बांट रहे हैं। उसके बाद रिया ने जो देखा, उसके पैरों तले से जमीन सरक गई। वो मिठाई बांटने वाला कोई और नहीं, रवि था। आज उसकी दूसरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। रवि कमरे में आया पर अपनी पत्नी से कहा, चलो जान, गाड़ी आ गई है, घर चलते हैं। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और अपनी पत्नी को सहारा देकर बाहर की ओर जाने लगा तो अचानक उसकी नज़र रिया पर पड़ी। फटे पुराने से कपड़े, चेहरे पर जख्म के निशान, पाँव में पुराना सा जूता, चेहरे पर थकान और बेबसी। उसे इस हाल में देखकर रवि देखता ही रह गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रवि कुछ कहने ही वाला था कि उतने में रिया का पति वहां आ गया और गुस्से से कहने लगा, तो यहाँ बैठी है, डॉक्टर कब से बुला रही है, जा जल्दी से चेकअप करवा के आ। वो मुश्किल से उठी, पैर में चोट लगी थी, फिर भी पति ने कोई सहारा नहीं दिया। आंखों में आंसू थे और वो लंगड़ाते हुए अंदर गई। रवि भी अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। ये जरूरी नहीं कि जालिम मर्द ही जालिम हो, औरत भी बुरी हो सकती है। रिया की तरह झगड़े करने वाली, रिश्तों में जहर घोरने वाली, सिर्फ मायके की फिक्र और ससुराल को कैद समझने वाली, घर को नर्क बनाने वाली, और फिर अंजाम भी रिया सा ही होता है। बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जो इसे अपना नसीब समझकर गुजारा कर लेते हैं। अगर कोई औरत रिया जैसी है तो अंजाम बुरा होने से पहले सुधर जाए, वरना जब जिंदगी थप्पड़ मारेगी तो पछतावे का मौका भी ना मिलेगा। पति जितना कमाता है उसी में खुश रहें, ईश्वर का धन्यवाद करते रहें, बेफिजूल की फरमाइश और फिजूल खर्चे से बचें और अपने घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।